तो हेलो गाइस, AST अकेडमी में आपका फिर से स्वागत है। और मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि जो हमारा चैनल है AST अकेडमी ग्रेजुएशन पर, जिस पे BA फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर से संबंधित जितने भी ज्योग्राफी के प्रश्न आते हैं, यानी जितने भी ज्योग्राफी के प्रश्न आते हैं, भूगोल के प्रश्न आते हैं, उनकी सीरीज मैंने चला दी है, जिसमें आपको एक ही वीडियो के अंतर्गत हर चैप्टर की पर्सनल डिटेल आपको मिल जाएगी। और उसमें मैंने आपको नोट्स वाइज के रूप में समझा रखा है कि किस प्रकार से आपको उन्हें याद करना है और एग्जाम में किस प्रकार से लिखना है। तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना। यहाँ पर हम बात करेंगे सबसे पहले, आज की इस वीडियो का टॉपिक है हमारा मानव भूगोल की प्रकृति एवं विशेष क्षेत्र। तो मैंने आपको इसके बारे में अच्छी तरीके से समझा दूंगा, तो वीडियो को बिल्कुल एंड तक देखिए। वीडियो को अगर आप मिस कर देंगे, स्किप कर देंगे, तो आपको इसके बारे में कुछ भी समझ में नहीं आएगा, क्योंकि मानव भूगोल का सबसे मोस्ट टॉपिक और सबसे ज़्यादा क्वेश्चन यहीं से ही पूछे जाते हैं BA सेकेंड ईयर के अंतर्गत। और एक बात और सुन लीजिए आप, अगर आपको इंग्लिश लिटरेचर से संबंधित, पॉलिटिकल से संबंधित और ज्योग्राफी से संबंधित वीडियोस चाहिए और नोट्स चाहिए, तो जल्द से जल्द हमारे चैनल AST अकेडमी को सब्सक्राइब कर लीजिए। और बेल आइकन नहीं दबाया हो तो जल्द से जल्द बेल आइकन भी दबा लीजिए। लाइक नहीं दबाया हो तो जल्द से जल्द लाइक दबा लीजिए। और इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में हमें सजेस्ट कर दीजिए ताकि अगली वीडियो हम किस टॉपिक पर बनाएं। तो देखना यहाँ पर, तो यहाँ पर हम बात करते हैं तो इस टॉपिक के बारे में, मानव भूगोल की प्रकृति एवं विशेष क्षेत्र। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा मानव भूगोल की परिभाषा, जिसके अंतर्गत प्रकृति आ जाएगी उसकी अच्छी तरीके से। फिर आपको मैं पॉइंट वाइज विशेष क्षेत्र के बारे में समझाऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। बात करते हैं अब मानव भूगोल, ठीक है ना। सबसे पहले बात करेंगे हम, आखिर मानव भूगोल की परिभाषा किस प्रकार से होती है, मानव भूगोल क्या होता है। आपको कुछ भी याद नहीं हो, जब भी इस वीडियो को बिल्कुल एंड तक देख लेना। अगर आप BA सेकेंड ईयर के स्टूडेंट है तो आपके बहुत ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने यहाँ पर लिखा दिए है, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखना मानव भूगोल। अब सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पर इसकी परिभाषा के बारे में। मानव भूगोल की परिभाषा कौन सी है यहाँ पर, सबसे पहले तो ऐसी सिंपल के द्वारा लिखी गई परिभाषा हमने यहाँ पर लिखी है, और बहुत मोस्ट परिभाषा है। आप चाहे तो नोट डाउन कर लेना, क्योंकि मैंने पॉइंट वाइज एकदम आपको डिटेल में समझा रखा है वीडियो में। तो देखना मानव भूगोल किसने लिखी परिभाषा, कुमारी सेमपोल के द्वारा, ठीक है। तो इसकी परिभाषा क्या होती है मानव भूगोल की, क्रियाशील मानव और अस्थिर पृथ्वी के मध्य परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन करना क्या कहलाता है, हमारा मानव भूगोल कहलाता है। यानी क्रियाशील मानव। अब क्रियाशील मानव का मतलब तो आप जानते हैं कि कार्य करने वाला मानव, और अस्थिर पृथ्वी। अस्थिर पृथ्वी का मतलब होता है कि पृथ्वी रुकती नहीं है, वो तो अपनी दूरी पर गोल घूम रही है, ठीक है ना। तो अस्थिर पृथ्वी और पृथ्वी में परिवर्तन होते रहते हैं भौगोलिक रूप से, ठीक है। तो अस्थिर पृथ्वी और क्रियाशील मानव के मध्य परिवर्तनशील। अब परिवर्तनशील संबंधों का मतलब क्या है कि या तो मानव पृथ्वी में परिवर्तन करता है, तो आपको भी याद है, ठीक है। तो प्रकृति के अंदर जो भूगोल रहता है प्रकृति का, उसके अंदर मानव के द्वारा परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन, उनके बीच में संबंध होते हैं, उनका अध्ययन करना क्या कहलाता है, यहाँ पर मानव भूगोल कहलाता है। यानी अगर मानव भूगोल की परिभाषा आपसे पूछ ली जाए, या तो डायरेक्ट पूछ ली जाएगी ऐसी सैंपल के द्वारा मानव भूगोल की परिभाषा लिखी है, और अगर ऐसी सैंपल के द्वारा मानव भूगोल की परिभाषा नहीं पूछी जाती है, तो आपको केवल ये लिखना है क्रियाशील मानव और अस्थिर पृथ्वी के मध्य परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन करना क्या कहलाता है, मानव भूगोल कहलाता है, ठीक है। अब बात करते हैं यहाँ पर हम इसकी विषय सामग्री। मैंने आपको बताया था जो पाठ का टॉपिक है हमारा मानव भूगोल के क्षेत्र, और उसके अलावा मानव भूगोल के विषय सामग्री, यानी विशेष क्षेत्र कौन से होते हैं, ठीक है। तो प्रकृति कौन सी मानव भूगोल की, तो ये प्रकृति आ जाएगी यहाँ पर, ठीक है ना। अब बात करते हैं यहाँ पर विषय सामग्री, भौगोलिक परिस्थितियों और मनुष्यों के कार्यों के संबंध का वितरण और प्रकृति का अध्ययन ही मानव भूगोल की विषय सामग्री है। यानी क्या होता है कि भौगोलिक परिस्थितियां, यानी भौगोलिक परिस्थितियां, आप जानते हैं कि चारों ओर का वातावरण और उसके अलावा जो परिस्थितियां रहती है प्रकृति के द्वारा उत्पन्न की जाती है जो परिस्थितियां, और मनुष्य के कार्य। अब मनुष्य तो कार्य करता है यार, यहाँ पर आ गया हमारा क्रियाशील मानव। तो मनुष्य के कार्यों के संबंध का वितरण। अब वितरण का मतलब क्या होता है कि पूरी दुनिया में फैलाव, यानी पूरी दुनिया में फैला हो रहा है। तो अब भूगोल तो पूरी दुनिया में ही है, पृथ्वी तो है भूगोल, यानी पृथ्वी का अध्ययन क्या कहलाता है, हमारा भूगोल। तो देखना प्रकृति का वितरण, संबंध का वितरण, यानी उनके संबंधों का वितरण और प्रकृति का अध्ययन ही मानव भूगोल की विषय सामग्री है। प्रकृति का अध्ययन करेंगे अपन तो भी क्या कहलाएगा, मानव भूगोल कहलाएगा। यानी कि इसकी विषय सामग्री भी क्या है, भौगोलिक परिस्थितियों और मनुष्यों के कार्यों के संबंध का वितरण और प्रकृति का अध्ययन ही मानव भूगोल की विषय सामग्री है, यानी कि इसके विषय क्षेत्र है, ठीक है। अब बात करते हैं यहाँ पर हम, कोई दिक्कत नहीं आई होगी आपकी मानव भूगोल की परिभाषा में और विषय सामग्री में, ठीक है ना। अब बात करते हैं यहाँ पर हम मानव भूगोल के विशेष क्षेत्र। अब मानव भूगोल के विशेष क्षेत्र कौन से होते हैं भैया,
अब देखना यहाँ पर सबसे पहले आपको नोट डाउन कर लेना ही है 5 के 5 टॉपिक। अगर आपके 5 शब्दों का आंसर पूछ लिया जाता है पेपर में कि मानव भूगोल को परिभाषित कर उसके विशेष क्षेत्र की व्याख्या कीजिए, तो परिभाषा तो मैंने आपको लिखा दी है यहाँ पर ऐसी सैंपल की ऊपर ही ऊपर, तो ये परिभाषा आपको लिख देनी है नाम डालकर। और एक परिभाषा अगर आप 2 लिखना चाहो तो 2 भी लिख सकते हैं, क्योंकि एक परिभाषा मैंने आपको हंटिंगटन की भी लिखा दी है। अब देखना हंटिंगटन की परिभाषा किस प्रकार से यहाँ पर, मानव भूगोल भौतिक वातावरण तथा मानव के मध्य संबंधों का अध्ययन कहलाता है यहाँ पर मानव भूगोल। यानी क्या कहलाता है मानव भूगोल, भौतिक वातावरण तथा मानव के संबंधों का अध्ययन करना क्या कहलाएगा यहाँ पर हमारा मानव भूगोल कहलाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं यहाँ पर हम मानव भूगोल के विशेष क्षेत्र के बारे में, यानी मानव भूगोल के विशेष क्षेत्र कौन कौन से होते हैं, किस प्रकार से मानव भूगोल होती है। ठीक है, अब देखते हैं यहाँ पर सबसे पहले आता है हमारा स्वरूप निर्धारण करना, फिर आता है वर्तमान स्वरूप, प्रकृति एवं सांस्कृतिक वातावरण, फिर विशेष क्षेत्र के प्रमुख तत्व, मानव द्वारा प्राकृतिक वातावरण के क्रियाकलाप। ये पांचों के पांचों बहुत ज्यादा मोस्ट है, तो आप इन्हें नोट डाउन कर लीजिए। अब बात करते हैं यहाँ पर हम सबसे पहले स्वरूप निर्धारण के बारे में। तो देखना स्वरूप निर्धारण यानी कि स्वरूप निर्धारण किस प्रकार से होता है यहाँ पर मानव भूगोल का, तो 20वीं शताब्दी, अब थोड़ा सा सुन लीजिए आप एक स्टोरी छोटी सी, यानी 20वीं शताब्दी के पहले जो मानव भूगोल थी उसमें केवल मानव के क्रियाकलापों का अध्ययन ही किया जाता था। यानी जो 20वीं शताब्दी थी, यानी स्वरूप निर्धारण किस प्रकार से हुआ है इसका, तो 20वीं शताब्दी थी ना, उससे पहले मानव के क्रियाकलापों का अध्ययन किया जाता था मानव भूगोल के अंदर। ठीक है, पर लेकिन जैसे 20वीं शताब्दी आई उसके बाद से क्या किया जाने लगा मानव भूगोल के अंदर कि मानव के क्रियाकलापों का भी अध्ययन कर रहे हैं और पृथ्वी के क्रियाकलापों का भी अध्ययन कर रहे हैं। यानी कि क्रियाशील मानव और अस्थिर पृथ्वी के मध्य परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन कहलाएगा यहाँ पर मानव भूगोल कहलाएगा। तो आपको इसके अंदर लिख देना है कि किस प्रकार से 20वीं शताब्दी के पहले तो हम मानव का अध्ययन कर रहे थे केवल, पर लेकिन 20वीं शताब्दी के बाद हम पृथ्वी का अध्ययन भी करने लग गए हैं। ठीक है, अब बात करते हैं यहाँ पर वर्तमान स्वरूप के बारे में, यानी कि वर्तमान स्वरूप किस प्रकार से है, यानी कि 20वीं शताब्दी के बाद का स्वरूप किस प्रकार से है। तो आपको लिख देना है कि 20वीं शताब्दी के बाद से मानव भूगोल के अंतर्गत पृथ्वी के और मानव के मध्य क्रियाशील मानव और अस्थिर पृथ्वी के मध्य परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन मानव भूगोल के स्वरूप का निर्धारण करता है, यानी वर्तमान स्वरूप का निर्धारण करता है। और पहले का स्वरूप कैसा था, 20वीं शताब्दी से पहले तो मानव का अध्ययन करते थे और 20वीं शताब्दी के बाद किसका अध्ययन करने लग गए, यहाँ पर प्रकृति का अध्ययन भी किया जाने लग गया। ठीक है ना, अब बात करते हैं यहाँ पर हम प्राकृतिक एवं सांस्कृतिक वातावरण। अब प्राकृतिक वातावरण किस प्रकार से होता है और सांस्कृतिक वातावरण किस प्रकार से होता है, देखना प्राकृतिक एवं सांस्कृतिक वातावरण। अब प्राकृतिक 2 वातावरण होते हैं, प्राकृतिक का मतलब तो क्या होता है, वही बात है इसमें प्राकृतिक एवं सांस्कृतिक। अब सांस्कृतिक में तो वही सब क्रियाएं आएगी जो मानवों के द्वारा की जाती है। ठीक है ना, और प्राकृतिक में क्या आएगा, जैसे कि नदियां हुई, वन क्षेत्र हुए हमारे, ठीक है ना, जो कि प्रकृति के द्वारा बनाए गए हैं, झरने हुए, ठीक है, पहाड़ हुए, पर्वत हुए, मैदान हुए। और सांस्कृतिक में क्या होगा, जो कि मानव के द्वारा बनाए गए हैं। ठीक है, अब मानव के द्वारा क्या क्या बनाया गया है, यहाँ पर सड़कें हुई, रेल हुए, यानी रेलगाड़ियाँ, यानी रेल चलती है ना, पटरी वगैरह, और उसके अलावा यहाँ पर पुल वगैरह मानव के द्वारा बनाए गए हैं। यानी प्राकृतिक एवं सांस्कृतिक वातावरण का अध्ययन किया जाता है किसके अंतर्गत, मानव भूगोल के विशेष क्षेत्र के अध्ययन अंतर्गत। अब विशेष क्षेत्र के प्रमुख तत्व कौन कौन से हैं, ठीक है, अब इसकी बात करते हैं। यहाँ पर विशेष क्षेत्र के प्रमुख तत्वों में आपको ये लिख देना है पूरा मानव भूगोल के अध्ययन क्षेत्र के बारे में। अब आपको थोड़ी देर बाद समझाऊंगा किस प्रकार से लिखना है, तो विशेष क्षेत्र के प्रमुख तत्व पे आप डॉट लगा लीजिए ताकि मैं आपको समझाऊंगा जो अच्छी तरीके से आपको समझ में आ जाएगा। अब बात करते हैं यहाँ पर मानव द्वारा प्राकृतिक वातावरण के क्रियाकलाप। अब मानव द्वारा प्राकृतिक वातावरण के क्रियाकलाप कौन कौन से किए जाते हैं, तो मैंने आपको बता दिया है कि मानव के द्वारा प्राकृतिक वातावरण में कौन कौन से परिवर्तन किए गए हैं, किस प्रकार से उसने जो प्रकृति है उसे अपने अनुसार ढाल भी लिया है और प्रकृति के अनुसार चलता भी है। तो यहाँ पर अपन को लिखना है कि मानव द्वारा प्रकृति में किस किस प्रकार से परिवर्तन किया है, किस किस प्रकार से जो मानव है उसने पृथ्वी को अपने अनुकूल बनाने का प्रयास किया है। जैसे कि देखो, अगर हम यहाँ पर रहते हैं, एक जगह यहाँ पर रहते हैं, ठीक है, अब मानो यहाँ से हम जाएंगे यहाँ पर, तो यहाँ की भाषा शैली और उसके अलावा जो उनके जो तौर तरीके हैं हम वह सीख जाते हैं थोड़े समय बाद। इसी तरीके से यहाँ के लोग यहाँ के सीख जाते हैं। तो इसी तरीके से यहाँ पर बताया है कि मानव द्वारा प्राकृतिक वातावरण के क्रियाकलाप, यानी कि प्राकृतिक वातावरण में किस प्रकार से मानव ने अपने आप को ढाल लिया है। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा कंप्लीट हो जाता है यहाँ पर मानव भूगोल के विशेष क्षेत्र, यानी मानव द्वारा प्राकृतिक वातावरण के क्रियाकलाप। ठीक है, और प्राकृतिक वातावरण के क्रियाकलाप में यही है और किस प्रकार से मानव ने घर का निर्माण किया है, किस प्रकार से उसने अपने लिए
सड़कें बनाई है और पुल वगैरह बनाए हैं, ठीक है ना। अब बात करते हैं यहाँ पर दो मोस्ट क्वेश्चन बताए मैंने, एमसीक्यू है, छोटे छोटे 1-1 नंबर के। तो देखना, मानव भूगोल के जनक कौन है। अब मानव भूगोल के जनक कौन है, तो यहाँ पर हम बात करेंगे ग्रिफिथ टेलर। कौन आते हैं यहाँ पर मानव भूगोल के जनक? ग्रिफिथ टेलर। अगर आपके 1 नंबर का क्वेश्चन बन जाता है तो आपको लिख देना है यहाँ पर मानव भूगोल के जनक कौन है? ग्रिफिथ टेलर, ठीक है। अब बात करते हैं यहाँ पर एंथ्रोपोजियोग्राफी के रचनाकार कौन है, यानी कि जो एंथ्रोपोजियोग्राफी है किसके द्वारा लिखी गई है। तो यहाँ पर आएगा हमारा फ्रेडरिक रेटजेल के द्वारा। ये मोस्ट वाला क्वेश्चन भी, ठीक है ना। तो किसने लिखी है यहाँ पर? फ्रेडरिक रेटजेल के द्वारा लिखी गई है। अब ये मोस्ट हो गए हमारे पूरे। यहाँ पर मैंने आपको समझा दिया हंटिंगटन का भी, और उसके अलावा ऐसी सिंपल की परिभाषा मैंने यहाँ पर लिख दी है, तो आपको कोई दिक्कत नहीं आई होगी। अगर आपको दोबार की दिक्कत आती है तो इसे आप पूरा देख लीजिए यहाँ तक, ठीक है। अब बात करते हैं यहाँ पर मानव भूगोल के अध्ययन के क्षेत्र। एक क्वेश्चन मोस्ट ये भी है, क्योंकि इसमें 250 शब्दों का क्वेश्चन पूछ लेते हैं कई बार एग्जामिनर, कई बार 500 शब्दों का पूछ लेता है, तो इसमें आपको ज़्यादा हेडेक नहीं लेनी है, बिल्कुल आसानी से बन जाएगा इसका जो आंसर है, ठीक है ना। मैंने समझा दिया है आपको, तो आपको समझकर लिखना है किस प्रकार से पहले क्या था फिर बाद में क्या है। और इनके नोट्स आपको AAST अकेडमी पर मिल जाएंगे। अगर आपने AAST अकेडमी अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा हो तो जल्द से जल्द हमारे चैनल AAST अकेडमी को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि भूगोल से संबंधित और एक पॉलिटिकल साइंस से संबंधित जितने भी क्वेश्चन है BA फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, उन चैप्टर को मैंने इसी तरीके से कंप्लीट करा रखा है। अब बात करते हैं यहाँ पर मानव भूगोल के अध्ययन के क्षेत्र। अब अध्ययन के क्षेत्र कौन कौन से होते हैं यहाँ पर देखना। सबसे पहला मैंने 3 लिखे हैं मोस्ट, उसके अलावा और समझा दूंगा आपको कौन कौन से होते हैं। अब मानव भूगोल का अध्ययन किस प्रकार से करते हैं अपन, ठीक है ना, किन किन क्षेत्रों में मानव भूगोल का अध्ययन किया जाता है। तो देखना यहाँ पर सांस्कृतिक भूदृश्य का निर्माण का अध्ययन है। अब सांस्कृतिक भूदृश्य का निर्माण का अध्ययन, यानी कि सांस्कृतिक भूदृश्य मैंने आपको समझाया था, ऐसे भूदृश्य जो कि मानव के द्वारा बनाए गए हैं, तो कौन से भूदृश्य कहलाएंगे? वे सांस्कृतिक भूदृश्य कहलाएंगे। तो यानी कि सबसे पहले आपको इसमें वापस परिभाषा लिख देनी है। अगर बड़ा क्वेश्चन इस प्रकार से पूछ लिया जाए कि मानव भूगोल के अध्ययन के क्षेत्र समझाइए, तो सबसे पहले यहाँ पर क्या आएगा? क्रियाशील मानव और अस्थिर पृथ्वी के मध्य परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन मानव भूगोल कहलाता है। और आपको लिख देना है यहाँ पर सांस्कृतिक भूदृश्य का निर्माण कौन कौन से किस प्रकार से हुआ है, मानव ने कौन कौन से भूदृश्य हैं वो बनाए हैं। तो यहाँ पर आपको इसके अंतर्गत लिख देना है, और उनका अध्ययन किसके अंदर किया जाएगा? अपन के द्वारा मानव भूगोल के अंदर किया जाएगा, ठीक है। अब संसाधन उपयोग तथा नियोजन का अध्ययन। अब संसाधन उपयोग किस प्रकार से यहाँ पर देखना कि संसाधन का उपयोग किस प्रकार से करते हैं अपन, कि संसाधन जो कि पृथ्वी के द्वारा हमें दिए गए हैं, प्रकृति हमें प्रदान करती है, तो उनका उपयोग भी किसके अंतर्गत आएगा? यहाँ पर मानव भूगोल के अंदर। और उनका नियोजन किस प्रकार से करते हैं, उनको प्लानिंग किस प्रकार से करते हैं, ताकि आने वाले टाइम में हमारे लिए यहाँ पर वो काम में आए, तो उनका अध्ययन भी किसके अंदर किया जाएगा? मानव भूगोल के अंदर किया जाएगा, ठीक है। अब बात करते हैं यहाँ पर हम वातावरण समायोजन का अध्ययन, ठीक है। अब देखना यहाँ पर वातावरण समायोजन का अध्ययन, ये थोड़ा मोस्ट है, इसे देख लेना। तो देखना यहाँ पर वातावरण समायोजन का अध्ययन। अब देखना यहाँ पर वातावरण समायोजन के अध्ययन में यह आता है मोस्ट कि मानव वातावरण का समायोजन किस प्रकार से कर लेता है, कि एक जगह से मैंने आपको समझाया था यहाँ पर, अगर हम एक जगह से दूसरी जगह पर जाते हैं तो हमारे तौर तरीकों में बदलाव आ जाता है, वहाँ की जलवायु भी चेंज हो जाती है और हमें उसके अनुसार स्वयं को डालना होता है। तो इसके अंदर वातावरण समायोजन के अध्ययन के अंतर्गत हमें उसका अध्ययन करते हैं, किसका? कि वातावरण चेंज का, यानी कि हमारा वातावरण किस प्रकार से चेंज हो जाता है, हमारे तौर तरीके किस प्रकार से चेंज हो जाते हैं, ठीक है ना। तो इस तरीके से जैसे कि देखना, जैसे कि न्यू गिनी। अब आपको एक एग्जांपल बता देता हूँ। यहाँ पर न्यू गिनी के लोग आलसी होते हैं, ये तो आपको भी याद है, लेकिन जो यूरोप के व्यक्ति रहते हैं, यूरोप के जो लोग होते हैं वह फुर्तीले होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि वातावरण समायोजन का अध्ययन आ जाता है, उनके क्रियाकलापों का अध्ययन आ जाता है, जनसंख्या का अध्ययन और उसके अलावा जनसंख्या वितरण का अध्ययन किसके अंतर्गत करते हैं? अपन मानव भूगोल के अंतर्गत करते हैं। और इस तरीके से जो हमारा पूरा चैप्टर है मैंने आपको सारांश के रूप में अच्छी तरीके से समझा दिया है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल AAST अकेडमी को सब्सक्राइब कर लीजिए, और इसी तरह की और वीडियोस पाने के लिए हमारे कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए कि आपको अगली वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोस।